आज की हमारी पहली कहानी का नाम है जमींदार और उसकी कटार। सेठ गिरधारी लाल कालीवन गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। वह कंजूस था, लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था या किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता। वह भी इसलिए दे देता ताकि मजदूर उसे गाली गलौज न करे। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश हो चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुकाएगा ही। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी दे ही न सके, क्योंकि उसके पास तो काफी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के महावरी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसके गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर छूट गई। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वही करना होगा ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की मुठ वाली कटार थी जो उसे उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा इसे अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है, साथ ही इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी है इसलिए इसकी जमानत में देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ने ऋण लिया और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार कर रहा था और सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा अगर कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसलिए वह चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के पास आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि जमींदार बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से था कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा। कुछ और दिनों तक धैर्य पूर्वक सब्र करता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आया तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने न आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर उसे भी सुनाई। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई जानता नहीं था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं
तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है, तो उसने खूब हल्ला मचाया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ते की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वह और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते। उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया और इस तरह ऋण का एक भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था, जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। वह इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। यह रही। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अब गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए जाने लगा। भीड़ के लोग छी छी कर रहे थे, लेकिन उसने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई और अब गिरधारी लाल ने कंजूसी करना छोड़ दिया। आज की हमारी कहानी का नाम है बुद्धिमान पुत्र। वशिष्ठ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ की मृत्यु के बाद वह अपने पिता की सेवा तन मन धन से करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसके पिता ने उसका विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात वशिष्ठ की पत्नी ने अपने पति तथा ससुर का भली भांति ख्याल रखा, पर समय के अंतराल में उसे ससुर बोझ लगने लगे। उसने अपने पति के मन में पिता के विरुद्ध नफरत पैदा करने के हेतु उसके कान भरना शुरू कर दिया। एक दिन अवसर पाकर वह पति से बोली, देखिए अपने पिता की करतूत, वे अब उत्पाती और निष्ठुर बन गए हैं। प्रतिदिन मुझसे लड़ते रहते हैं, बिना बात मुझ पर नाराज होते रहते हैं। मैं अब और साथ नहीं रह सकती। उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर मार डालिए और किसी गड्ढे में दफना दीजिए। पहले तो वशिष्ठ ने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उसके पीछे पड़ जाने पर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, किसी व्यक्ति की हत्या आसान नहीं है, और फिर अपने ही पिता के प्रति मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूँ। पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं उपाय बताऊंगी। कुछ विचार करती हुई पुनः बोली, आप पिताजी से जाकर अनुरोध करिए कि वह आपके साथ पड़ोस के गांव चले, जहां एक व्यक्ति के पास आपका कुछ पैसा बकाया है। बैलगाड़ी से कल सुबह सुबह प्रस्थान करिए, मार्ग में आने वाले कब्रिस्तान पर रुकिए और जैसा पहले मैंने कहा था वैसा करिए। वशिष्ठ का पुत्र 7 वर्ष का था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। अपनी माँ की बातें सुनकर उसने सोचा, मेरी माँ पापिनी है। दादाजी की हत्या करने के लिए वह मेरे पिता को बाध्य कर रही है। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। उस रात वह बालक अपने दादाजी के साथ सोया। अगली सुबह निर्धारित समय पर वशिष्ठ ने बैलगाड़ी तैयार करी और अपने पिताजी को साथ चलने के लिए बुलाया। बालक ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी साथ ले जाइए, अन्यथा मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगा। वशिष्ठ ने उसे बहुत समझाया, पर बालक की जीत के सामने हार गया। अंततः पत्नी ने उसे साथ ले जाने की अनुमति यह कहकर दी कि पिताजी को कब्रिस्तान ले जाते समय बालक को सोता हुआ बैलगाड़ी में छोड़ दिया जाए। वशिष्ठ, उसके पिता तथा पुत्र बैलगाड़ी में सवार होकर चल दिए। मार्ग में बालक ने सोने का बहाना बनाया। कब्रिस्तान के पास बैलगाड़ी रोककर वशिष्ठ नीचे उतरा, अपने पिताजी को भी नीचे उतारा, फिर कुदाली लेकर निश्चित स्थान पर गड्ढा खोदने लगा। आवाज सुनकर बालक उठकर पिता के पास आया और पूछा, पिताजी, आप इस स्थान पर गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे दादा बहुत वृद्ध और कमजोर हो गए हैं। उन्हें कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा है। वह तुम्हारी माँ से सदा लड़ते रहते हैं
रोज रोज की यातना से मैं तंग आ गया हूँ। आज उन्हें मैं यहाँ दफना दूंगा। वशिष्ठ का पुत्र अवसर की तलाश में था ही उसने अपने पिता के हाथ से कुदाल छीना और एक दूसरा गड्ढा उस गड्ढे के बगल में खोदने लगा। वशिष्ठ ने पूछा, पुत्र तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो? पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी मैं परिवार की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। जब आप वृद्ध और बीमार होकर कमजोर हो जाएंगे, मेरी पत्नी से लड़ाई करेंगे, तब मैं भी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और आपको इस गड्ढे में दफन कर दूंगा। बालक की बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र तुमने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारी माँ के बहकावे में आकर मैं यह कठोर दुष्कृत्य करने जा रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा अपराध करने का कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं तुम्हारे दादा और अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो अब हम घर चले। जब वशिष्ठ की पत्नी ने तीनों को घर वापस आते देखा तो रुष्ट होती हुई बोली, तो तुम इस बुढ़े को वापस घर लाए हो? वशिष्ठ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। पर उसके बुद्धिमान पुत्र ने किसी प्रकार अपने पिता से अनुनय विनय कर माँ को घर से निकलने से रोक लिया। उसने अपने पति तथा ससुर से अपनी करने के लिए क्षमा मांगी और एक विनम्र, शांत और निष्ठावान गृहिणी बनकर रहने लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी प्रकार अच्छी और नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।